बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम एंड ऑर्गन पाइप्स है। रेजोनेंस का नाम आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन एयर कॉलम एंड ऑर्गन पाइप्स ये आप पहली दफ़ा नाम सुन रहे होंगे। तो ये कोई टॉपिक का नाम तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन टॉपिक हमारे पास काफ़ी आसान है। और रेजोनेंस के बारे में आप पहले भी जानते हैं, मैंने एक लेक्चर भी आपको सेंड किया था जिसमें हमने रेजोनेंस के बारे में डिटेल में बात की थी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उस लेक्चर को डिटेल से समझ लें, ताकि इस लेक्चर को समझने में आपको आसानी हो। इस लेक्चर में हम जो हमारा मेन फोकस है वो रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हम सिर्फ रेजोनेंस की एक छोटी सी एप्लीकेशन देखेंगे। हमारा मेन फोकस है यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम किस तरह स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक लेक्चर सेंड किया था आपको। हमारे लेक्चर का टॉपिक था स्टैंडिंग वेव्स इन केस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, यानी कि रस्सी में हमने किस तरह स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस की। तो उसमें हमने डिटेल से बात की थी कि हम रस्सी में किस तरह स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड इंटरफेरेंस ऑफ वेव का इस्तेमाल हुआ था, और हमारे पास स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हुई थी रस्सी में। तो रस्सी में जब हमने स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस की थी तो हमने देखा था कि हम रस्सी में एक लूप, सिंगल लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, पांच लूप, यानी n लूप्स तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब हमने पहला लूप प्रोड्यूस किया था, सिंगल लूप, तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी, जिस फ्रीक्वेंसी के जरिए हमने फर्स्ट लूप प्रोड्यूस किया था, उस फ्रीक्वेंसी को हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम दिया। यानी हमारे पास जो फर्स्ट लूप में रस्सी की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी थी वो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या F1 जिसको हमने कहा था, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी उस टाइम। फिर हमने देखा था कि हमारे पास जब लूप्स की तादाद बढ़ती जाती है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाती है। हमने देखा था कि हमारे पास जो F2, F3, F4 आ रही हैं वो तमाम की तमाम F1 का मल्टीपल है। F2 इज इक्वल टू 2F1, F3 इज इक्वल टू 3F1, F4 इज इक्वल टू 4F1। यानी हम अपनी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना या 6 गुना करें, या n, और n हमारे पास क्या, इंटीजर, कोई भी इंटीजर हम मल्टीप्लाई करें F1 के साथ, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी, अगर हम रस्सी को उस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करें तो हम रस्सी में स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास एक खास फ्रीक्वेंसीज का एक सेट है जिसे हम हार्मोनिक सीरीज का नाम देते हैं। तो वो हार्मोनिक सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है हमारे पास, वो सेट जो है F1, 2F1, 3F1, ये हमारे पास तमाम की तमाम फिक्स्ड फ्रीक्वेंसीज हैं जिन पे हम स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम F1 टू F1 के दरमियान कोई फ्रीक्वेंसी चुन लेते हैं, जिस तरह हम 1.5 मल्टीप्लाई बाय F1 चुन लेते हैं, तो 1.5 हमारे पास कोई इंटीजर नहीं है। क्या होना चाहिए, F1 का इंटीग्रल मल्टीप्लाई, 1, 2, 3, 4, 5 इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे F1 के साथ, तब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो फ्रीक्वेंसी स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन अगर हम 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे F1 के साथ तो हमारे पास स्टैंडिंग वेव रस्सी में प्रोड्यूस नहीं होगी। तो हमने देखा कि हमारे पास डिस्क्रीट सेट है एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी का, जो सिर्फ वही सेट है जो स्टैंडिंग वेव रस्सी में प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये था पिछले टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होगा हमारे पास। बेसिक हमारे पास यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है। पिछले हमारे पास जो टॉपिक था उसमें हमने रस्सी में ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में, क्योंकि हमारे पास जो रस्सी होती है उसमें जो वेव्स होती हैं वो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो ट्रांसवर्स वेव के केस में हमारे पास हमने देखा था कि किस तरह हम स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस टॉपिक में हमारा मेन फोकस होगा कि हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में किस तरह स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हमारे पास हम फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे कि कौन सी सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं हमारे लिए लॉन्गिट्यूडनल के केस में। तो चले देखते हैं कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम किस तरह स्टैंडिंग वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं।
ये जो आपके सामने ऑपरेटर्स बना हुआ है, ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल आपने किया होगा मैट्रिक क्लास में, जिसमें हमने रेजोनेंस प्रोड्यूस की थी। ये हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क पर लगा हुआ है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ट्यूनिंग फॉर्क से हमने साउंड वेव्स प्रोड्यूस की थी और उन साउंड वेव्स को हमने प्रोजेक्ट किया था इस ट्यूब के अंदर। इस ट्यूब के अंदर जब साउंड वेव्स जाएंगी तो साउंड वेव्स अंदर जाके, अंदर जो ट्यूब के अंदर एयर मौजूद होगी उसको वाइब्रेट करेंगे। तो वो एयर जो इस ट्यूब के अंदर मौजूद है, उस एयर को हम एयर कॉलम का नाम देंगे। ठीक है, वो एयर कॉलम क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। और हमने देखा था कि हमारे पास कुछ खास एडजस्टमेंट के बाद हम इसमें ट्यूब में रेजोनेंस जनरेट कर सकते हैं। और रेजोनेंस में क्या होता था, हमें एक ऊंची सी आवाज़ सुनाई दी थी। ये प्रैक्टिकल तो सबने किया होगा, लेकिन इसकी बेसिक फिजिक्स, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारे पास क्यों रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है, वो आज हम इस टॉपिक में आगे चल के देखेंगे। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास इस पूरे अपरेटस में बेसिक फिजिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास जो एक ट्यूब सी है, एक पाइप की तरह है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम वेव्स जो प्रोड्यूस करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वो हम इस तरह के पाइप्स में एयर कॉलम की सूरत में प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम उनमें स्टडी करते हैं कि हमारे पास इस एयर कॉलम में हमारे पास किस तरह स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो जो पाइप हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे उनको हम ऑर्गन पाइप्स का नाम देंगे। हम ऑर्गन पाइप्स में स्टडी करेंगे कि हमारे पास ऑर्गन पाइप्स में किस तरह स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करके स्टैंडिंग वेव जनरेट करती हैं, और किस तरह हमारे पास उनकी फ्रीक्वेंसीज, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं जो स्टैंडिंग वेव जनरेट कर सकती हैं। एक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करना है, जिस तरह हमने रस्सी के केस में सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज फाइंड किया था, F1, 2F1, 3F1, 4F1। अच्छा, ऑर्गन पाइप्स नाम जो है वो यहाँ से हमने इस इंस्ट्रूमेंट से इसका नाम हमने ऑर्गन पाइप रखा है। ऑर्गन पाइप हमारे पास एक आम सा पाइप की तरह होता है, जिस ऐसा पाइप जिसमें हम आवाज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिस तरह बांसुरी है, बांसुरी में हम आवाज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह और भी हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिस तरह ये इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये तमाम पाइप्स की शेप के होते हैं और इनमें हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनमें जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो काफ़ी हाई एम्पलीट्यूड का होता है। क्यों हाई एम्पलीट्यूड का होता है? क्योंकि इनके अंदर रेजोनेंस हो रही होती है, इनके अंदर स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, और वही स्टैंडिंग वेव्स हमारे पास रेजोनेंस का काम करती हैं, यहाँ पे आवाज़ को रेजोनेट कर देती हैं। किस तरह स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होंगी वो आगे हम देखेंगे। तो फिलहाल ऑर्गन पाइप्स को देखते हैं कि ऑर्गन पाइप्स हमारे पास होते क्या हैं। अगर मैं यहाँ से एक ही पाइप को कंसीडर करूँ, ये वाला जो सिंगल पाइप है, इसको मैं एक सिंगल ऑर्गन पाइप कह सकता हूँ। ऑर्गन पाइप हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हमारे पास ऐसे ऑर्गन पाइप्स होते हैं जिनका वन एंड क्लोज्ड होता है, एक तरफ से वो बंद होते हैं, दूसरी तरफ से खुले होते हैं। जिस तरफ से हमने उनके अंदर हवा को दाखिल करना है, जिसके अंदर से हमने फूंक मारनी है, एयर को हमने उसके अंदर प्रेस करना है, अंदर डालना है, उस पाइप का एक एंड वो वाला ओपन होगा और सेकंड एंड उसका क्लोज्ड होगा। और दूसरे होते हैं हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप, जिसमें हमारे पास दोनों साइड्स ओपन होती हैं, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने देखा भी होगा, जिसमें मुख्तलिफ पाइप्स में हम मुख्तलिफ किस्म की फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर सकते हैं। हम इस तरफ से एयर को ब्लो करते हैं और दूसरी तरफ से ये सारे पाइप्स ओपन होते हैं, तो ये हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप्स कहलाएंगे, जो दोनों साइड से ओपन होते हैं। ये जो बना हुआ है ये भी हमारे पास एक ओपन ऑर्गन पाइप है, क्योंकि ये इस तरफ से भी ओपन है और जिस तरफ से हम उसके अंदर हवा को एंटर कर रहे हैं उस तरफ से भी ये ओपन। तो हम दोनों टाइप ऑफ पाइप्स में देखेंगे कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हमारे पास किस तरह स्टेशनरी वेव जनरेट होंगी और उनकी क्या क्या खास फ्रीक्वेंसीज होंगी, और ओपन ऑर्गन पाइप में हमारे पास किस तरह स्टैंडिंग वेव जनरेट होंगी और उनकी क्या क्या खास फ्रीक्वेंसीज होंगी। कुछ इस तरह का हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप होता है, ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों साइड से ओपन है
और जैसा कि ये नज़र आ रही है हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, जो एक तरफ से क्लोज्ड है, दूसरी तरफ से ओपन है। ऑर्गन पाइप की खासियत ये होती है कि ये हमारे पास म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की अगर मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल दूं तो वो पेन का जो ढक्कन होता है, जिसमें हम एयर को ब्लो करके सीटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सीटी की आवाज़ हम निकाल सकते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास ढक्कन जो है एक तरफ से ओपन होता है, दूसरी तरफ से क्लोज्ड होता है। उसको भी आप एज अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कंसीडर कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में किस तरह वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होती हैं। ये आपके सामने फिगर बनी हुई है, फिगर नंबर 8.29। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पाइप्स हैं, ये पाइप है, ये हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। इसकी ये साइड हमारे पास क्लोज्ड है और ये साइड ओपन है, जिस साइड से हम उसमें एयर को एंटर कर रहे हैं। तो जिसकी एक साइड क्लोज्ड हो उसको हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहेंगे। पहले हमने ये फाइंड करना है कि हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या होंगे, जिन फ्रीक्वेंसीज को अगर हम इनके अंदर वो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर लें तो हम स्टैंडिंग वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पाइप है, पाइप के अंदर हवा के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, जैसा कि आप जानते हैं। जब हम यहाँ से ज़ोर से फूंक मारेंगे तो हवा के मॉलिक्यूल्स अंदर क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो इधर से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जाएंगी, इधर से टकरा के वापस आएंगी और आते जाते वाइब्रेट करते करते वो एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करेंगी। इंटरफेरेंस की सूरत में क्या होगा, हमारे पास स्टैंडिंग वेव जनरेट होंगी, जिस तरह हमने रस्सी के केस में देखा था। तो जब हमारे पास स्टैंडिंग वेव जनरेट होंगी तो वो स्टैंडिंग वेव में हमारे पास क्या होता है, वेव आगे पीछे ट्रैवल नहीं करती, बल्कि अपनी जगह पे रुक के ऊपर हाली ऑसिलेट कर रही होती हैं वेव्स। तो इसमें भी क्या होगा, वेव रुक जाएंगी और सिर्फ क्या करेंगी, ऑसिलेशन करेंगी। इसमें हवा इस तरह वेव्स की सूरत में अंदर बाहर मूव नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ ऑसिलेट करेगी इस तरह। अब जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये वाला एंड जो है ये हमारे पास क्लोज्ड है। इसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। तो इसके अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल होंगे उनको हम एयर कॉलम कहते हैं, ठीक है। वो एयर कॉलम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे पास किस तरह इस तरह वाइब्रेट करेंगे। ये एंड क्लोज्ड है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे बिल्कुल इस एंड के साथ, उनके पास कोई जगह नहीं होगी वाइब्रेट करने के लिए, क्योंकि ये साइड क्लोज्ड है। जबकि जो इस साइड पे मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास बहुत ज़्यादा जगह है वाइब्रेट करने के लिए, वो आज़ादी से काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रही होगी वो मैक्सिमम हो रही होगी। यहाँ पे हमारे पास कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही होगी। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो अपनी जगह पे रुके हुए होंगे। और इसी तरह ज्यों ज्यों आगे जाते जाएंगे हमारे पास मॉलिक्यूल्स के पास जगह बढ़ती जाएगी और उनकी वाइब्रेशन उनके लिए आसान होती जाएगी। और जो ही हम यहाँ पे पहुँचेंगे वाइब्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा जगह होगी और सबसे मैक्सिमम यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही होगी मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडिंग वेव का एंटी नोड बनेगा और एंटी नोड पे क्या होता है, हमारे पास मैक्सिमम वाइब्रेशन हो रही होती है मॉलिक्यूल्स की। एम्पलीट्यूड हमारे पास इन पार्टिकल्स का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है तमाम पार्टिकल की निस्बत। जिस तरह हमने रस्सी में देखा था कि हमारे पास रस्सी की जो बंधी हुई साइडें थी, जिस साइड से हमने रस्सी को दोनों साइडों से बांधा हुआ था, उस साइड के मॉलिक्यूल रस्सी की अपनी जगह पे फिक्स थे, मूव नहीं कर रहे थे ऊपर नीचे। तो वो उनको हमने क्या नाम दिया था, नोड्स का नाम दिया था। और जो रस्सी का दरमियान था, जहाँ पे जो रस्सी के पार्टिकल्स थे वो ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे थे, उस दरमियान वाले रस्सी के हिस्से को हमने एंटी नोड का नाम दिया था। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसा ही होगा कि वो मॉलिक्यूल्स की लाइन जो वाइब्रेट नहीं कर पा रही हो, इसमें वाइब्रेशन इस तरह है, ऊपर नीचे नहीं है, इस तरह है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो इसमें ये वाले जो पार्टिकल जो वाइब्रेट नहीं कर रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही होगी, एंटी नोड बन रही होगी। जहाँ के मॉलिक्यूल्स हमारे पास वाइब्रेट ना कर पा रहे हों, उनकी वाइब्रेशन बिल्कुल मीन पोजीशन के ऊपर ही रहे वो, वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, एंटी नोड होती है। जबकि मैक्सिमम वाइब्रेशन वाली जगह को हम क्या कहते हैं, नोड कहेंगे, इसको नोड कहेंगे सॉरी, और इसको हम एंटी नोड कहेंगे, ठीक है। अब ये जो ए फिगर है, ए फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ सिंगल हाफ लूप बन रहा है।
ठीक है, इसमें क्या फंडामेंटल टोन जनरेट हो रही है। सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज में जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो हम इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके बाद जो भी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो तमाम की तमाम फ्रीक्वेंसीज इस फ्रीक्वेंसी से बड़ी होंगी, और इसका मल्टीपल भी होनी चाहिए, वो भी हम चेक करेंगे कि इसका कितना टाइम वो फ्रीक्वेंसीज होंगी। अगर हम इनिशियली फंडामेंटल टोन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करनी होगी इस एयर कॉलम को। वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसका हमने फार्मूला फाइंड करना है। अगर हमें फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी उसका फार्मूला पता चल जाता है तो हम बाकी तमाम पाइप्स की केसेस की फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर सकते हैं। पाइप हमारे पास एक ही है, थोड़े केसेस हमने चेंज कर दिए, फ्रीक्वेंसीज हमने थोड़ी सी तब्दील कर दी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, जैसा कि आपको फिगर में नजर आ रहा है कि हमारे पास ये वेव का 1/4 हिस्सा बन रहा है। यहाँ पे पूरी वेव हमारे पास किस तरह होती है, कुछ इस तरह होती है हमारे पास पूरी वेव, और पूरी वेव की वेवलेंथ को हम क्या नाम देते हैं, लेमडा का नाम देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास बन रहा है ये वाला, ये वेव का 1/4 हिस्सा है। अगर मैं इसको बड़ा करके ड्रॉ करूं तो यूं और यूं, यहाँ से शुरू होगी, ये यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, ये पूरी एक वेव कंप्लीट हो जाएगी। और इस वेव की वेवलेंथ हमारे पास क्या कहलाएगी, लेमडा कहलाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वेव का कितना हिस्सा है जो इस एयर कॉलम के अंदर आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास आधी वेव हो जाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की आधी वेव हो जाएगी। ये जो हमारे पास आधी वेव है, इसको अगर हम मजीद दो हिस्सों में तोड़ें तो ये आधी का आधा है, आधे का आधा कितना होता है, 1/4, यानी एक पूरी वेव का चौथा हिस्सा हमारे पास इस एयर कॉलम के अंदर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी जो ये अंदर वेव आ रही है, वेव का जो हिस्सा आ रहा है, इसकी पूरे की लंबाई हमारे पास कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक λ/4। ठीक है, लैम्डा का चौथाई हिस्सा आ रहा है ना हमारे पास अंदर, हम कह सकते हैं हमारे पास अंदर λ/4 मौजूद है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेव मौजूद है उसकी वेव लेंथ कितनी है हमारे पास, λ/4। पाइप की जो लंबाई है उसको हम एल से जाहिर कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पाइप की लंबाई है उसको हम कैपिटल एल से जाहिर कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एल हमारे पास किसके बराबर है, λ/4 के बराबर। ठीक है, एल भी इतना ही है, λ/4 भी हमारे पास उतना ही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू λ1/4। λ1 हम बात कर रहे हैं फर्स्ट केस की, बात कर रहे हैं हम फंडामेंटल केस की, या फंडामेंटल टोन इसको हम कहते हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम λ1 इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसकी अपनी वेवलेंथ हो। पाइप की लंबाई हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट होती है तो हमारे पास L ही रहेगा। यहाँ से अगर मैं 4 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूँ L के साथ तो मेरे पास लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 है। मैंने फाइंड क्या करना था, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। यहाँ से अगर मैं एफ निकालूं तो वी इधर जाके लैम्डा, अगर यहाँ से मैं एफ निकालूं तो लैम्डा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा वी के साथ, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। ये फार्मूला होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का। यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू, ये जो लैम्डा की वैल्यू है, इसको मैं यहाँ पे लैम्डा की जगह पे पुट करूँ तो मेरे पास एफ क्या आ जाएगा, वी ओवर 4L। वी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी। ठीक है, और 4L, L क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ द पाइप। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं F1
तो हमारे पास v की वैल्यू हमें पता है, साउंड की स्पीड ऑफ साउंड। हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए, l की वैल्यू पता होना चाहिए, लंबाई पाइप की। तो हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं इस पाइप के लिए। ये तो थी हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसको हम क्या नाम देते होते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। अब हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आवर टोन को फाइंड करेंगे। ये हमारे पास फंडामेंटल टोन था, उसके बाद फर्स्ट आवर टोन, सेकंड आवर टोन, और इसी तरह फिर हमने रिजल्ट को क्या कर देना है, जनरलाइज कर देना है, जिस तरह हमने रस्सी के केस में किया था। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट आवर टोन। सेकंड हार्मोनिक मींस फर्स्ट आवर टोन, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब होता है फंडामेंटल टोन, सेकंड हार्मोनिक का मतलब होता है फर्स्ट आवर टोन। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट आवर टोन के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये लैम्डा बाय 2 हो गया वेवलेंथ। अगर हम यहाँ से देखें, अगर यहाँ पे मैं आपको वेव ड्रा करके दिखाऊं तो वेव कुछ इस तरह की होती है ना हमारे पास, इस तरह की, और फिर आगे से इस तरह। तो ये हमारे पास एक जो क्रस्ट ट्रफ होता है ये हाफ लैम्डा होता है, और ये जो क्रस्ट होता है ये हमारे पास हाफ लैम्डा होता है। दोनों मिल के हमारे पास हाफ लैम्डा एक लैम्डा बना देते हैं, पूरा 1 लैम्डा। तो यहाँ पे हमारे पास एक हाफ लैम्डा आ रहा है, यानी लैम्डा बाय 2, यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा बाय 2, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये हमारे पास जो ये वाला हिस्सा आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लैम्डा बाय 2 का आधा हिस्सा, लैम्डा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। लैम्डा बाय 2 को हमने मजीद आधा कर दिया, ये क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय 4, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हमारे पास किसके बराबर है, लैम्डा बाय 4 के बराबर है। ये लैम्डा बाय 2 के बराबर है, ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला हिस्सा लैम्डा बाय 4। तो टोटल कितना लैम्डा आ रहा है हमारे पास इस पूरे पाइप के अंदर, वो हम फाइंड कर देंगे लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, जैसा लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम लेके आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, 4 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3 L। ये हमारे पास लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई, यानी फर्स्ट सेकंड हार्मोनिक के लिए, फर्स्ट आवर टोन के लिए। यहाँ पे अब जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, हमने लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमने फर्स्ट जो हमारे पास हार्मोनिक था उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी। इसी तरह हम यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी होगी ताकि हम फर्स्ट आवर टोन अचीव कर सकें। तो वही फार्मूला एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये आपकी बुक में यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ये इसको मिटा दीजिएगा, प्लस नहीं है यहाँ पे, हमारे पास इक्वल है। F2 इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, ठीक है। लैम्डा हमने क्या निकाला, 4/3L, यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास F क्या आ जाएगा, 3/4 वी ओवर L। अगर मैं इसमें से 3 बाहर कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा, वी ओवर 4L। और वी ओवर 4L हमारे पास किसके बराबर है, F1 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ क्लियर करके लिख देता हूँ। F2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ये 3 ऊपर से इसी तरह आ जाएगा, और वी ओवर एल 4L की जगह पे क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा। F2 किसके बराबर आ गया, 3 टाइम्स F1। तो यहाँ पे गौर करने की वाली बात ये है कि हमने रस्सी के केस में क्या देखा था
F1 तो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, तो F2 हमारे पास किसके बराबर था वहां पे, F2 हमारे पास वहां पे 2 टाइम्स F1 के बराबर था। यहाँ पे हमारे पास F2 3 टाइम्स F1 के बराबर है, यानी सेकंड हार्मोनिक हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को जब हम 3 गुना करेंगे तब हमें अचीव होगा, 2 गुना करेंगे तो हमें अचीव नहीं होगा। यानी कि स्टैंडिंग वेव अगर हमने फर्स्ट हार्मोनिक के लिए बनानी है तो तब तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी V/4L होनी चाहिए, और अगर हमने सेकंड हार्मोनिक के लिए सेकंड हार्मोनिक को अचीव करना है, यहाँ पे इस केस में हम स्टैंडिंग वेव अगर ये वाली बनाना चाहते हैं इस तरह की, तो हमें क्या करना होगा, जो F2 होगी उसको 3 गुना करना होगा F1 का, 2 गुना करेंगे तो आपके पास कोई भी स्टैंडिंग वेव्स नहीं बनेगी। ठीक है, तो हर किसी के लिए, हर स्टैंडिंग वेव को प्रोड्यूस करने के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करने के लिए उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक हमारे पास सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगी। हमने उन सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज के मुताबिक इनको स्टैंडिंग फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करनी है, तब जाके यहाँ पे हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी, अदरवाइज हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स नहीं बनेंगी। तो पहले हमने देखा, पहला हमारे पास सेट ऑफ पहली फ्रीक्वेंसी क्या थी, F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दूसरा हमने क्या देखा, हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दूसरी जो हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 3 टाइम्स F1। इसी तरह अगर हम इस केस के लिए देखें, थर्ड पॉसिबल केस जो हमारे पास है, थर्ड पॉसिबल केस के लिए हम देखें तो हमारे पास थर्ड हार्मोनिक को हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक वेव बन रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस हुआ, वेवलेंथ हुई, वो लैम्डा हो गई। जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना है हमारे पास, λ/4 है। तो यहाँ हमारे पास टोटल लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा प्लस λ/4, लैम्डा प्लस λ/4 जो किसके बराबर आ जाएगा, 5 λ/4। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल जो लैम्डा वो कितना है फिलहाल, 5 λ/4, यानी 5 λ/4 यहाँ पे हमारे पास किसके बराबर है, L के बराबर। ठीक है, हम लिख सकते हैं 5 λ/4 इज इक्वल टू L। यहाँ पे हमारे पास λ3 आ गया है क्योंकि हम थर्ड हार्मोनिक की बात कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम λ3 की वैल्यू निकालें तो λ3 क्या आ जाएगा, 4/5 टाइम्स L। हमने निकालना क्या था, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, F3 निकालनी थी। तो F3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F3 वाला फॉर्मूला F इज इक्वल टू V/, लैम्डा पुट कर देंगे, तो हमारे पास लैम्डा की जगह यहाँ से हम वैल्यू उठा लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, F3 इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स V/L। ये जो चीज़ है V/4L, ये हमने जैसे पीछे देखा था V/4L, ये किसके बराबर है, F1 के बराबर है। 5 बार वैसे ही आ जाएगा और V/4L किसके बराबर आ जाएगा, F1 के। तो तीसरी जो हमारे पास हार्मोनिक हमें अचीव होगी, थर्ड हार्मोनिक, वो 5 टाइम्स F1 पे, यानी F1 का 5 गुना करेंगे तब हमें अचीव होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी बन रहा है वो हमारे पास कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है रस्सी के केस से। ठीक है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए हमारे पास इवन हार्मोनिक एग्जिस्ट नहीं करते, हमारे पास सिर्फ ऑड हार्मोनिक। पहले हमने देखा 1 आ रहा है, फिर हमने देखा 3 आ रहा है, फिर हमने देखा 5 आ रहा है, इसी तरह आगे चलते जाएंगे 7 आएगा, 9 आएगा, और इसी तरह आगे ये सिलसिला चलता जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इवन हार्मोनिक एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या होगा, ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं, पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज एयर कॉलम में, इसके अंदर जो एयर मौजूद होगी, जिस पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज के साथ हम उसको वाइब्रेट करके स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमारे पास ऑड मल्टीपल होनी चाहिए हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके बराबर है, V/4L के बराबर। V/4L को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, 7 से करें, 9 से करें, इस तरह आगे चलते जाएं, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं, तब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज का एक सेट आएगा, जो हार्मोनिक सीरीज आएगी,
वो हमारे पास वो और फ्रीक्वेंसीज का सेट होगा जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करके अंदर यहाँ पे इसके स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होने का मतलब है हम रेजोनेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। असल में स्टैंडिंग वेव्स का प्रोड्यूस होना रेजोनेंस का प्रोड्यूस होना ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास सीरीज कुछ इस तरह की बनेगी, F1 3F1 5F1, फिर आगे चलते जाएंगे हम अप टू 2n-1 टाइम्स F1। यहाँ पे हमने n नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि n हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास सीरीज कुछ इस तरह की हो, जिस तरह की हमारे पास रस्सी के केस में थी F1, उसके बाद था 2F1, उसके बाद था हमारे पास 3F1, और इसी तरह हमारे पास सीरीज चलती जा रही थी और आखिर पे हमने लिखा था NF1। यहाँ पे हमने 2n-1 लिखना है। 2n-1 का मतलब ये है कि अगर मैं 5 के बाद फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा, यहाँ पे मैंने नंबर बारी बारी पुट करने। पहले मैंने 1 पुट किया, 2 1 2 -1, 2 -1 1 1F1 आ गया। फिर मैंने 2 पुट किया यहाँ पे, 2 2 4 4 -1 3F1 आ गया। फिर मैंने यहाँ पे 3 पुट किया, 2 3 6 6 -1 5 5F1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैं अगर 4 पुट करता हूँ, 2 4 8 हो जाएगा, 8 -1 7 7F1। फिर यहाँ पे मैं अगर 5 पुट करूँ, 2 5 10 10 -1 9 9F1। फिर इसी तरह आगे चलता जाएगा। तो इस तरह की जो हमारे पास ऑड नंबर की सीरीज होती है उसके आखिर पे हम 2n-1 लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का सेट हमारे पास अचीव हुआ वो कौन सा है, ये वाला, ये जो पूरी सीरीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज होंगी तो हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हम इन फ्रीक्वेंसीज के साथ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक और अप टू n हार्मोनिक अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे जो हमारे पास कम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे V/4L, जिसे हमने F1 का नाम दिया था, और ये हमारे पास क्या कहलाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। बाकी तमाम फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, इस फ्रीक्वेंसी का ऑड मल्टीपल होंगी, जैसा कि आपने सीरीज में आपको नजर भी आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जितने भी हार्मोनिक्स हमने अचीव करने हैं वो तमाम हार्मोनिक्स, उनकी फ्रीक्वेंसीज फंडामेंटल हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ऑड मल्टीपल होंगी। तो ये केस था हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का। अब हम देखते हैं कि ओपन ऑर्गन पाइप में हमारे पास क्या केस होने वाला है। अब हम फाइंड करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप में हमारे पास हार्मोनिक अचीव करने के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हार्मोनिक अचीव करने के लिए हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए। ये हमारे पास फिगर है ओपन ऑर्गन पाइप की। ओपन ऑर्गन पाइप की दोनों साइडें हमारे पास ओपन होती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है। ये वाली साइड भी ओपन है, ये वाली साइड भी ओपन। तो जो ओपन साइडें होती हैं, जैसा कि आपको मालूम है, ओपन साइडों पे हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम ऑसिलेशन होती है, वहाँ पे हमारे पास एंटी नोड बनता है। यहाँ पे भी एंटी नोड बनेगा, ये साइड भी ओपन है। अब यहाँ पे भी एंटी नोड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आप पार्टिकल के पास आज़ादी है, वो वाइब्रेट कर सकते हैं फुल एम्पलीट्यूड के साथ। तो यहाँ पे भी एंटी नोड होगा, यहाँ पे भी एंटी नोड होगा। तो नोड कहाँ पे बनेगा, नोड हमारे पास यहाँ पे बनेगा। एयर के मॉलिक्यूल इस तरह वाइब्रेट कर रहे होंगे, इस तरह वाइब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ मिडल वाले जो मॉलिक्यूल होंगे उनके पास वाइब्रेशन की जगह नहीं बचेगी, वो सिर्फ अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। वहाँ पे हमारे पास एंटी नोड होगा और हमारे पास जो कोने होंगे वहाँ पे यहाँ पे नोड होगा, यहाँ पे कोनों पे हमारे पास एंटी नोड्स होंगे। ये हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास कुछ इस तरह का, हम किस इस तरह की स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं है। जिस तरह की हमने पिछले केस में देखा था ना कि हम इस तरह की वो प्रोड्यूस कर सकते थे स्टैंडिंग वेव, यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये साइड भी ओपन है, तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल रुक तो नहीं सकते।
ये साइड भी ओपन है, यहाँ पे भी एयर मॉलिक्यूल रुक नहीं सकते, तो दोनों साइड पे हमारे पास एंटी नोड होगा। तो नोड लाजमी बात है कहीं पे दरमियान में होना चाहिए। तो यही हमारे पास सिर्फ पॉसिबल केस है, फर्स्ट पॉसिबल केस है कि जिसमें हम फर्स्ट हार्मोनिक को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक को अचीव करने के लिए हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है फर्स्ट हार्मोनिक के लिए, ठीक है। तो यानी फंडामेंटल हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है फर्स्ट फंडामेंटल टोन के लिए। फंडामेंटल अवर टोन के लिए हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं। लेमडा देखा जाए तो हमारे पास ये यहाँ पे लेमडा कितना बनेगा, अगर मैं इस वेव को देखूं तो ये मेरे पास लेमडा बाय 4, ये मेरे पास लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 4 दोनों को प्लस करेंगे, लेमडा बाय 4 प्लस लेमडा बाय 4, तो क्या आ जाएगा 2 लेमडा बाय 4, 2 लेमडा बाय 4, 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा लेमडा बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो वेव लेंथ है फिलहाल वो कितनी है, लेमडा बाय 2 के बराबर है, ठीक है। तो वेव लेंथ लेमडा बाय 2 यानी कि लेमडा बाय 2 किसके बराबर है, यहाँ पे एल के बराबर है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। यहाँ से लेमडा निकालेंगे 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2L। इसी लेमडा की वैल्यू को हम फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में पुट करेंगे, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू 2L, तो एफ क्या आ जाएगी वी ओवर 2L। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें, हमारे पास फ़र्क आ रहा है। हमने पिछले केस में देखा था क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी वो हमारे पास वी ओवर 4L थी, ये वी ओवर 4L। यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही है वी ओवर 2L, यानी कि हमारे पास फ़र्क होगा ओपन ऑर्गन पाइप के केस में और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, दोनों के केस में हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज मुख्तलिफ होंगी। तो फर्स्ट जो हमारे पास फंडामेंटल टोन के लिए जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वी ओवर 2L होनी चाहिए, ये ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड हार्मोनिक को अचीव करने के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, या फर्स्ट आवर टोन हमारे पास कब अचीव हो सकता है। तो सेकंड पॉसिबल केस हमारे पास कुछ इस तरह का हो सकता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक ये लूप बन रहा था ना पूरा, अगर हम इसको लूप कंसिडर करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक लूप, तो ये दो लूप, पहले हमने एक लूप के लिए देखा, अब हम दो लूप के लिए देखेंगे, फिर हम तीन लूप्स के लिए देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास लूप कुछ इस तरह का हो, ठीक है। एक लूप के लिए हमारे पास लेमडा कितना था, लेमडा बाय 2, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास कितना है, लेमडा बाय 2 है। तो ये भी कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लेमडा बाय 2 ही होगा। तो लेमडा बाय 2 प्लस लेमडा बाय 2 कितना हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, आधा लेमडा पूरा एक लेमडा हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या है, पूरी एक वेव है, पूरा एक सिंगल लेमडा है। तो यहाँ पे एल किसके बराबर है, लेमडा के बराबर है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, लेमडा इज इक्वल टू एल, ठीक है। इसने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, उसी 2 को कैंसिल नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि हम वो जिस तरह रस्सी के केस में हमने किया था, हम वो सीरीज बनाना चाह रहे हैं। जनरलाइज करने के लिए हमारे पास ये 2 रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसने 2 उसी तरह रहने दी है। यहाँ से हमारे पास जो लेमडा की वैल्यू आई है क्या आई है, 2L/2, या ये कह सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू एल। इस लेमडा की वैल्यू उसने उसी तरह फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में पुट की है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ गई है, 2 टाइम्स F1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 किसके बराबर है, वी ओवर 2L के बराबर है, F2 किसके बराबर आ गई, 2 टाइम्स F1 की। यहाँ पे हमारे पास सीरीज ऑड नहीं बन रही, यहाँ पे हमारे पास सीरीज उसी तरह की बन रही है जिस तरह की रस्सी के केस में थी। थर्ड हार्मोनिक देखते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास वाकई उसी तरह की बन रही है जिस तरह रस्सी में बन रही थी। थर्ड हार्मोनिक के केस में हमारे पास कुछ इस तरह की वेव है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लूप्स हमारे पास किस तरह के थे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लूप,
फिर यहाँ तक 2 लूप और यहाँ तक 3 लूप बन रहे हैं। एक लूप की लंबाई हमने शुरू में निकाली थी, कितनी थी, λ/4, फिर λ/4 और फिर λ/4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सॉरी ये λ/4 नहीं होगा, λ/2 होगा, क्योंकि ये आधी वेव है। λ/2 प्लस λ/2। तो इस सारे को जब हम हल करेंगे तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा लैम्डा प्लस λ/2 3 λ/2 टोटल हमारा जो आंसर आ जाएगा 3 λ/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3 λ/2 इज इक्वल टू L। यहाँ से अगर हम 2 को इधर ले जाएं, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इधर ला के डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2L/3। यहाँ पे हमारे पास लैम्डा 2L/3 है। इस लैम्डा को हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी F3 थर्ड हार्मोनिक के लिए, वो क्या आ जाएगी हमारे पास 3V/2L। V/2L किसके बराबर होता है, F1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, F1 पुट कर देंगे। F3 क्या आ गया, 3F1। F1 क्या था, F1 तो हमारे पास V/2L था। F2 क्या आ जाएगी, 2F1 आ गई थी। F3 क्या आ जाएगी, 3F1, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। इसी तरह F4 क्या आनी चाहिए, 4F1। F5 क्या आनी चाहिए, 5F1। यानी एक तरतीब के साथ वो सीरीज चलती जा रही है, जिस तरह रस्सी के केस में थी। तो हम आखिर में क्या लिखेंगे, जनरलाइज करके NF1। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज के दरमियान रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और बाकी फ्रीक्वेंसीज के दरमियान n टाइम्स F1। और n क्या होता है हमारे पास, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू n, जहां तक भी आप जा सकते हैं। ठीक है, अब इस ओपन ऑर्गन पाइप के केस में हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास जो सीरीज बन रही है, जो हार्मोनिक सीरीज बन रही है, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की ऑड मल्टीपल नहीं है, ना ही इवन मल्टीपल है, बल्कि इंटीग्रल मल्टीपल है। यानी इंटीजर 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई हो रही हैं F1 के साथ, तब हमारे पास जो नई फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं फर्स्ट हार्मोनिक के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए। तो जो हमारा केस था क्लोज्ड वाला केस, उसमें सिर्फ हमारे पास ऑड हार्मोनिक्स पॉसिबल थे, इवन पॉसिबल नहीं थे। इसमें तमाम हमारे पास ऑड इवन तमाम पॉसिबल हैं। ठीक है, 1F1 करें या फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, या 3 गुना कर दें, या 4 गुना कर दें, 5 गुना कर दें, तो हमारे पास तमाम इस पूरी सीरीज में कोई भी आप फ्रीक्वेंसी अगर कंसीडर करें तो तमाम फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको स्टैंडिंग वेव आज अचीव कर सकते हैं इस पूरे एयर कॉलम के अंदर। यानी इन तमाम फ्रीक्वेंसीज पे आप रेजोनेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं जो शुरू में मैंने आपको बताया था, उस प्रैक्टिकल को हम दोबारा देखते हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिकल में हमारे पास असल में होता ये है कि हमने रेजोनेंस प्रोड्यूस करनी होती है, और रेजोनेंस कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज उस हार्मोनिक सीरीज में से, जब हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स बने, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था इस टॉपिक में, जब हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि हमारे पास जब स्टैंडिंग वेव अचीव हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, हमने रेजोनेंस अचीव कर ली। तो इसके अंदर हमने जब आवाज़ को दाखिल करना है, तो आवाज़ की वेव जब इसके अंदर दाखिल होंगी, कुछ इस तरह की हमारे पास हार्मोनिक सीरीज सी बनेगी। इस तरह एयर कॉलम वाइब्रेट करेगी। अब ये हमारे पास क्लोज पाइप को रिजेंबल कर रहा है, ये एंड क्लोज्ड है हमारे पास, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, पानी है इसके अंदर, ये एंड क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। ये क्लोज पाइप को रिजेंबल कर रहा है। तो क्लोज पाइप के लिए हमने देखा था कि हमारे पास फ्रीक्वेंसीज क्या आ रही थी, F1 2F1 सॉरी 3F1 5F1 और इसी तरह आगे
यानी ऑड सीरीज आ रही थी। यानी ये फ्रीक्वेंसीज अगर हम इसको प्रोवाइड करें तो हमारे पास हम क्या अचीव कर सकते हैं, इसके अंदर रेजोनेंस अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने F1 को अचीव करना है। F1 किसके बराबर थी, F1 इज इक्वल टू V ओवर 4L। यानी कि अगर हम स्टैंडिंग वेव अचीव करना चाहते हैं, F1 अचीव करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, अपने लैम्डा को 4L के बराबर रखना होगा। लैम्डा इज इक्वल टू 4L होगा, तब हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक अचीव हो सकता है, हमें रेजोनेंस में ऊंची आवाज़ सुनाई दे सकती है। रेजोनेंस का मतलब ये होगा कि हमारे पास हमने इस पानी को ऊपर नीचे कुछ इस तरह एडजस्ट करना है कि हम ऊंची आवाज़ सुन सकें, रेजोनेंस की आवाज़ हम सुन सकें। ठीक है, अब लैम्डा क्या होना चाहिए, उसके लिए 4L होना चाहिए। अब लैम्डा को तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो ये ट्यूनिंग फॉर्क होगा इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी जो फिक्स होगी। फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो इसका मतलब है हम लैम्डा को चेंज नहीं कर सकते। तो लैम्डा को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम एल को तो चेंज कर सकते हैं। अगर लैम्डा को हम 4L नहीं बना सकते, एल को तो हम लैम्डा बाय 4 के इक्वल ला सकते हैं। और एल क्या है, ये आपको नज़र आ रहा है सामने, यहाँ से लेके यहाँ तक पानी की हाइट। ठीक है, इस ट्यूब की जो गहराई है इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं ना, पानी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस ये जो होता है हमारे पास ये रेजरवायर, ये हमारे पास मूवेबल होता है, इसको हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। जब ये ऊपर नीचे मूव होता है तो हमारे पास ये पानी की सतह क्या करती है, ऊपर नीचे हम मूव कर सकते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, तो इसका मतलब है हम ये एल जो है ये चेंज कर सकते हैं। अगर हम इस एल को लैम्डा बाय 4 के इक्वल ले आए, और लैम्डा क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू वी लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। ठीक है, वी यहाँ वेलोसिटी ऑफ वेव हम पुट करेंगे, एफ फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फॉर्क की अपनी जो फ्रीक्वेंसी होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड पुट करेंगे, लैम्डा निकल आएगा। हमने क्या करना है, इस हाइट को उस लैम्डा के चौथाई हिस्सा के बराबर रखना है, तब हमारे पास क्या होगा, रेजोनेंस प्रोड्यूस होगी। अब हम अक्सर करते क्या हैं प्रैक्टिकल में, हम इसको लैम्डा को तो नहीं नाप सकते हम, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस हो जाता है फिर। तो लैम्डा को नापने के बजाय हम क्या करते हैं, इसको रेजरवायर को ऊपर नीचे करते रहते हैं, फिर एक पॉइंट आ जाता है, एडजस्ट कर लेते हैं हम इसको कि एल हमारे पास लैम्डा बाय 4 के इक्वल हो जाती है। उस पॉइंट पे हमारे पास क्या हो जाता है, फिर हमें रेजोनेंस अचीव हो जाती है। ठीक है, तो रेजोनेंस अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एयर कॉलम को, एयर कॉलम के अंदर, ये पूरी एयर कॉलम होगी ना, इसके अंदर जो भी एयर ट्रैप्ड होगी वो जब वाइब्रेट कर रही होगी वो उसी तरह वाइब्रेट कर रही होगी जिस तरह क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वाइब्रेट कर रहा था, उसके अंदर जो एयर वाइब्रेट कर रही थी। तो इसके अंदर हम स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V ओवर 4L के बराबर अगर कर दें। ठीक है, अगर ये हमारे पाइप की लंबाई हम इतनी कर दें कि हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे हम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अगर बराबर कर दें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम अक्सर F0 से जाहिर करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 256 हर्ट्ज थी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस पाइप की हम एडजस्ट कर सकते थे ना, हम एल को एडजस्ट करके हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एल को ऊपर नीचे करके, इसको ऊपर नीचे छोटा बड़ा करके हमने क्या किया, एफ को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दिया, यानी एफ नॉट की वैल्यू को हमने एफ की वैल्यू के बराबर कर दी। जब एफ नॉट की वैल्यू एफ के बराबर हो जाएगी तो क्या होगा, फिर रेजोनेंस जनरेट होगी, जिस तरह हमने देखा था रेजोनेंस वाले केस में। तो उस केस में हमें क्या होगा, ऊंची आवाज सुनाई देगी। इसी तरह ये तो था हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक। अगर हम अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको डबल कर दें, उसको 5 गुना कर दें,
डबल नहीं है, ये ट्रिपल है, सॉरी। ट्रिपल कर दें, 5 गुना कर दें, 7 गुना कर दें, 9 गुना कर दें, तब भी हम रेजोनेंस को अचीव कर सकते हैं। यानी इसकी हाइट को हम मज़ीद चेंज करके एफ नॉट के इक्वल कर दें, जिस तरह हमने पहले किया था। पहले हमने क्या किया, एफ को एफ नॉट के इक्वल किया, हम एफ को 2f नॉट के इक्वल भी कर सकते हैं। ठीक है, एफ को 2f नॉट नहीं, 3f नॉट, 5f नॉट के इक्वल भी कर सकते हैं। यानी इन तमाम फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आप रेजोनेंस अचीव कर सकते हैं। यानी हाइट की हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू होगी कि हाइट इतनी हाइट एल की इतनी वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल एल 5 सेंटीमीटर है, उस पे हमें फर्स्ट हार्मोनिक अचीव हुआ। एल को हम 3 मीटर करते हैं तो हमें सेकंड मिलेगा। एल को हम 1 करते हैं तो हमें थर्ड हार्मोनिक मिलेगा। यानी एल की फिक्स वैल्यूज में हम रेजोनेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये रेजोनेंस हम यहाँ पे भी हमारे पास यही होता है इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। हम जो एयर अंदर इनके यहाँ से ब्लो करते हैं एयर को, वो एयर अंदर जाके रेजोनेट करती है और हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होता है, काफ़ी हाई एम्पलीट्यूड का साउंड। यानी कि अगर हम स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम रेजोनेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हर किसी की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। इस ऑर्गन पाइप की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इस ऑर्गन पाइप की अपनी होगी, इस ऑर्गन पाइप की अपनी होगी, इसकी अपनी होगी, इसकी अपनी होगी। और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि हर ऑर्गन पाइप की अपनी अपनी आवाज़ होती है। इसकी आवाज़ मुख्तलिफ होगी, इसकी आवाज़ मुख्तलिफ होगी, इसकी मुख्तलिफ होगी, इसकी मुख्तलिफ होगी, इसकी मुख्तलिफ होगी। फ्रीक्वेंसीज मुख्तलिफ होने का मतलब है आवाज़ मुख्तलिफ होना। बारीक आवाज़ होगी, कोई मोटी आवाज़ होगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।